इंसान की कभी-कभी जलन उसको खो देती है। जब वो किसी से हद से ज़्यादा जलता है ना, तो उसका जवाब भी ऊपर वाला बहुत बुरी तरीके से देता है। हम दोनों 9th क्लास में पढ़ते थे और हमारा रिश्ता तेरी-चचेरी बहनों का था। चाचा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसके मुकाबले में पापा बहुत अच्छा कमा रहे थे। मैं तकब्बुर करती थी, गुरूर था मुझे अपने बाप की कमाई के ऊपर, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ था जो हमारे चाचा के यहाँ पर नहीं था। ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर घमंड में ले जा रही थी और यही चीज़ मेरे माँ-बाप को भी घमंड में लेकर आ रही थी। पापा तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ, अम्मी बहुत ज़्यादा घमंड करती थी, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें थी जो चाची के पास बिल्कुल भी नहीं थी। उनके बच्चे तरसते थे और हम खूब हँसते थे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई और देखिए कहाँ ले जाके हमें उसने ख़त्म करा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। जब चाचा गाँव से मुंबई आए ना, तो उन्होंने कहा मैं भी अपने बच्चों को मुंबई के एक स्कूल में डालूँगा और जिसमें तुम्हारे बच्चे जाते हैं भैया मुझे बताना आपके बच्चे कहाँ पर जाते हैं। और वो हमारे घर पर मिलने आए थे। तो भाई-भाई की एक-दूसरे को मोहब्बत आती है, लेकिन भाभीयों को कभी नहीं आती। मेरी अम्मी ने एकदम से तड़प के कहा कि ऐसा है भाई, अपनी हैसियत के हिसाब से स्कूल में डालना, क्योंकि हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। तुम्हारे माली हालात तुम्हें पता ही है कितने नाजुक हैं और एक दिन भी अगर फीस नहीं जाएगी ना, तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। हम तो 1 साल की पे करके रखते हैं फीस को। बस इतना सुनना था, चाचा का मुँह उतर गया और अम्मी बड़ी खुश हुई। बीच-बीच में अम्मी इंग्लिश के वर्ड ऐसे इस्तेमाल कर रही थी जैसे अम्मी का खुद का एडमिशन हुआ हुआ हो उस स्कूल के अंदर और मुझे हँसी आ रही थी। खैर, चाचा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पहले ही एडवांस में फ़ीस दे दूँगा, लेकिन मुझे अपने बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में ही डालना है और अब तो माशाल्लाह मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। उनका कपड़े का थोक का कारोबार हो गया था, उससे पहले उनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वक़्त आने पे उन्होंने ठेला भी लगाया था और आज अल्लाह का शुक्र था कि उनके अपने खुद के बिज़नेस के क्या कहने। जबकि इसी वजह से ना पापा उनके पास जाते और कहते कि मैं भी यही वाला कारोबार करना चाहता हूँ, तो वो कह देते थे कि भैया मेरे ही कारोबार में आप शामिल हो जाएँ, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अम्मी मना कर देती, हमेशा से अम्मी को यही डर लगा रहता कहीं ऐसा ना हो कि अब दोनों भाई एक हो जाएँ और मैं अलग पड़ी रह जाऊँ। और इस तरह से ना अम्मी दोनों भाइयों को अलग-अलग रखना चाहती थी और हमारे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी उम्र तो थी नहीं, लेकिन हाँ, कहते हैं जैसे माँ-बाप करते हैं वैसे ही दिमाग में बच्चों के बीज बोए जाते हैं। नफ़रत का बीज तो मेरे दिमाग में जब ही बो दिया गया था, जिस टाइम पे मैंने ये सारी बातें सुनी थी कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों बच्चों की फ़ीस ज़्यादा होती है और आप वहाँ ना पढ़ाएँ। बस मैं भी चुप हो गई। फिर उसके बाद में ना बस यही सिलसिला चलता रहा। चाचा ने मुंबई में आके एक अच्छा-सा घर लिया और उसके बाद में अपने बच्चों का हमसे भी ज़्यादा अच्छे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन करा दिया। मुझे बड़ी हैरानगी थी कि इनके पास तो हालात अच्छे नहीं थे, पैसे भी इतने नहीं थे, फिर इन्होंने ऐसा कैसे करा? अम्मी से मैं कहती तो अम्मी टाल देती और मुझे उल्टी-सीधी बातें सुना देती। खैर जैसे ही मेरे भी स्कूल पूरा हुआ, मैंने भी ज़िद करी और मैंने भी उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया। मेरे एडमिशन लेने के बाद में अम्मी ने कहा कि हम किसी से कम हैं क्या? जिस स्कूल में ये कॉलेज में ये लड़की जाती है, उसी में मेरी बेटी भी जाएगी। और इस तरह से मैं भी उस कॉलेज में जाने लगी। कॉलेज में जा तो रही थी मैं, लेकिन दिल ही दिल में उससे कहीं न कहीं मैं जलने लगी थी। इतनी जलन मेरे अंदर में बढ़ती जा रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा बस नहीं चलता था, अगर मिट्टी की हो तो मैं उसे मिटान दूँ। और यही सोच कर के मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उससे उसे हर तरीके से नीचा दिखाने के लिए कोशिश करा करती। कभी-कभी तो मैं बच्चों के सामने या लड़कियों के सामने ये भी कह देती कि ये है तो मेरे चाचा की लड़की, लेकिन इनके अब्बा है ना ठेला लगाया करते थे और उसकी इज़्ज़त के अंदर कमी आ जाए और उसे लोग गिरी हुई नज़रों से देखें, मैं ये चाहने लगी थी। क्योंकि ये बीज तो मेरे बड़ों ने मेरे दिल के अंदर बो दिया था, अब इसका पेड़ बनना बाकी था। खैर एक ही कॉलेज के अंदर हमने 4 साल पढ़ा और उसके बाद में हमारे रास्ते अलग हुए। मैंने दिल में सोचा चलो कॉलेज तलक इसका मेरा साथ था, अब इससे मेरा पीछा छूटे।
क्योंकि अक्सर कहीं उसके मार्क्स ज़्यादा आते, कहीं मेरे आ जाते और हर कोई उसके गुण गाता, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी खूबसूरत शक्ल थी, लेकिन उसके पास इतनी खूबसूरत सीरत थी कि वो गैरों को अपना बना लिया करती थी। बस यही सिलसिला हमारा कॉलेज में चल रहा था और चलते-चलते यहाँ पर ये ख़त्म हो गया और मैंने कहा कि अब ना तो मैं इसके घर जाऊँगी, ना ये मेरे घर आएगी और सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, अब हमारे रिश्तों की बातें चलने लगी। मेरा बहुत अच्छे घर से एक रिश्ता आया, यानी मेरी फूफो ही लगती थी वो और फूफो ने कहा कि मैं इसको अपने घर ले जाऊँगी। बड़े बेटे से मैं इसकी शादी करूँगी और छोटे बेटे से मैं छोटे भाई की लड़की को लूँगी। जैसे ही अम्मी ने ये बात सुनी, अम्मी आग बबूला हो गई। अम्मी को ये तो पता था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, अगर छूट गया तो बेकार हो जाएगा। लेकिन अम्मी ने फूफो के सामने एक शर्त रखी, या तो उसकी लड़की ले लो या हमारी लड़की ले लो। फूफो ने भी एक ही शर्त रख ली, या तो तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे की शादी कर दो, वरना मैं उसे बड़ी बहू बना के ले आऊँगी। बस इतनी बात सुननी थी, अम्मी के कान खड़े हो गए और अम्मी ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगता है। और अम्मी ने हथियार डाल दिए और मेरी शादी फूफो के बड़े लड़के से हो गई और छोटे लड़के से चाची की लड़की की हो गई। इसी तरह से ना उस घर में भी हम दोनों एक के बाद एक घर, मैं नंबर 1 पे थी और वो नंबर 2 पे थी। पर मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं जेठानी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, वो देवरानी है, उसे नीचे रहना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, मेरी बात को मानना पड़ेगा। और इस खुशी के अंदर मैंने अपनी अम्मी से भी कहा कि अच्छा हो गया अम्मी, मेरे नीचे ये दब के रहेगी, वैसे भी ये तो बहुत छोटे लोग हैं, इनका मुकाबला हमसे कहाँ होगा। अब्बा ने जैसे मुझे दहेज देना था ना, बहुत अच्छा-अच्छा करके दिया और उसके मुकाबले में चाचा ने हमसे भी ज़्यादा अच्छा दहेज उन्हें दिया। क्योंकि अम्मी को और पापा को तो यही लग रहा था कि ये दहेज जो है तो वो हम अच्छा दे रहे हैं, जबकि दोनों भाइयों की चॉइस एक ही थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि भाई अगर आपको जो अच्छा लगे आप अपनी बेटी को दें, मुझे जो सही लगेगा मैं अपनी बेटी को दूँगा। बस ये बात अम्मी के कान में चली गई, जो सही लगेगा सही पे आके अम्मी की सुई अटक गई और अम्मी को ये नहीं पता था कि वो नंबर 2 पे पहुँचने वाली है। इस चीज़ में है ना, अगर किसी का भला होता है तो वो लड़के वालों का होता है। अम्मी ने बढ़-चढ़ के उनको अच्छे से अच्छी चीज़ें दी और चाचा ने अपने हिसाब से दी, लेकिन थी उनकी सबसे अच्छी। और उस घर के अंदर पहले मैं बहू बन के गई और अगले दिन मेरी बहन ही मेरी देवरानी बन के आ गई। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी एक जैसी चढ़ाई गई थी, बस फ़र्क था तो माँ के घर के ज़ेवरातों का और कपड़ों का। लेकिन फूफो ने ना सारी चीज़ें हम लोगों की एक जैसी लगाई थी, बस कलर का थोड़ा फ़र्क था और कलर भी हमने अपनी-अपनी पसंद के अपने लिए थे। लहंगा मेरी पसंद का था, उसका उसकी पसंद का था, क्योंकि फूफो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पसंद के चढ़ाऊँ और बाद में दोनों बहुएँ ये कहें कि एक जैसी लग रही हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबने उन्हें समझाया था तो फूफो ने भी ये बात मान ली थी और इस तरह से मैं उनके घर पहुँच गई और मेरे जाने के 1 दिन के बाद मेरी देवरानी भी आ गई, मेरी बहन यानी कि। और फिर उसके बाद खीर की रस्में हुई, हर चीज़ हमारी 1 दिन के आगे-पीछे हो रही थी। मैं अपने आप को आला समझती और उसे नीचा समझती और बड़ी खुश होती मन के अंदर। लेकिन बाज़ी तो उसने जब मारी, जब 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और मैं नहीं प्रेग्नेंट हो पाई। मैं यहाँ पर बेबस थी और परेशान भी थी। मैंने अम्मी को फ़ौरन फ़ोन लगाया कि अम्मी देखो आज ये आई है वहाँ से और डॉक्टर के यहाँ से, और इसे इतना लाड लडा रहे हैं ना सब, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अगर आप कहें तो मैं भी डॉक्टर को दिखा दूँ। अम्मी ने फ़ौरन मुझे डाँटा और कहा कि ये गाँव के लोग हैं, गँवार हैं, इन्हें शादी बच्चा यहीं इनकी ज़िंदगी सीमित रह जाती है। शादी होने के बाद कम से कम 2 साल तो एन्जॉय करो, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचना। अभी देखना इसकी हालत कैसी हो जाएगी। और मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अम्मी मुझे समझा रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रही हैं मुझे। और इस तरह से है ना, मैं बड़ी खुश रही। देखते ही देखते 8 मंथ निकल गए। इस बीच में ना उसको इतना लाड लडाया गया, कभी उसको कुछ ला के देते, कभी देवर लाता तो कभी मेरे हस्बैंड लेकर आते। और मैं दिल ही दिल में कुढ़ती रहती, जलती रहती। कभी मेरी सास कपड़े लाती छोटे-छोटे, दिखाती मुझे कि देखो दुल्हन मैं ये कपड़े लेकर आई हूँ। बच्चे के हैं, लड़का होगा तो ये पहनाएँगे, लड़की होगी तो ये पहना देंगे। मेरा बस नहीं चल रहा था किसी तरह से मैं उसको नेस्तनाबूद कर दूँ। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।
मैं उसके बारे में हमेशा बुरा सोचती रही और ऊपर वाले ने मेरे साथ इतना बुरा करा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते वो वक़्त भी आ गया जब उसने मुझे बड़ी ताई और मेरे हस्बैंड को अब्बू बना दिया, बड़े पापा बना दिया और मेरी सास को दादी बना दिया। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसको देख के सब खुश हो रहे थे और बार-बार पानी पी रहे थे। कुछ आस-पास के लोग ये भी कह रहे थे, बड़ी बहू ने तो बड़ी देर कर दी भाई खुशखबरी सुनाने में। जबकि छोटी बहू ने देखो कितनी जल्दी इस खुशखबरी को सुनाया और पूरी मुकम्मल फैमिली कर दी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं ये सोच रही थी कि ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं न कहीं मैं खुश भी थी लेकिन उसके जिस्म को उसको देख के मुझे खुशी भी हो रही थी कि देखो कैसी मोटी बेढब होके बैठ गई है और अब इसके हस्बैंड इसे क्या देखेगा, क्या बोलेगा? जबकि उसके मुकाबले में मैं अब भी नाज़ुक पतली-दुबली थी। मेरे चेहरे पे अब भी एक दाग नहीं था और बस मेरे चेहरे के ऊपर एक खुशहाली थी कि चलो, मैं आज भी वही दुल्हन जैसी लग रही हूँ और मैं अपने आप को बना-ठना के भी ऐसी रखती थी। सामने वाला आके तारीफ़ करता था और मुझे छोटी ही बताता था और जब वो छोटी कहता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि इस व्लॉग के अंदर ये कहानी पूरी नहीं हो पाएगी। और इसके आगे की कहानी आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। जो कि इंसान किसी से जलता है ना, उसके साथ ऊपर वाला कितना बुरा करता है। मेरे साथ कितना बुरा हुआ ये तो मैं ही जानती हूँ या मेरा रब जानता है।